हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार के सबसे विश्वसनीय चैनल बिहार बोर्ड 10th विद्याकुल पर। साथियों, आज मैं आप सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है और ये सारे प्रश्न आप सभी की आगामी परीक्षा यानी कि 2025 की बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत आराम से देखिएगा और इन सारे प्रश्नों को क्या करेंगे आप लोग अपनी कॉपी पे नोट डाउन करते हुए चलेगा। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पर दिख रहा है भाई, नवीकरणीय ऊर्जा के 4 उदाहरण बताइए। आपको मैंने बताया है नवीकरणीय ऊर्जा किसे बोलते हैं। देखिए, जब हम लोग ऊर्जा को भी डिवाइड करेंगे तो इसमें दो प्रकार की ऊर्जा हो जाती है, एक नवीकरणीय और एक होता है अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब होता है कि जिसे हम लोग यूज करें और बार बार यूज करते रहें, यानी कि उसका पुनः इस्तेमाल कर सकें, तो उसे हम लोग बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा। देखेंगे, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा बार बार प्राप्त किया जा सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा। और इसमें ये कहते हैं नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और वन, ये सभी क्या कहलाते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अब हम लोग जो है इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए, इसको आप लोग सभी लोग तैयार करिएगा भाई। क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था 6 गैसें, एक है CO2, मीथेन, N2O, CFC, फ्लोरोकार्बन, सल्फर, हेक्साक्लोराइड को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मानते हुए इसके उपयोग में कटौती पर सहमति प्राप्त करना और पर्यावरण को सुरक्षित रखना। ये जो 6 गैसें हैं इनके बारे में बताया गया कि ये सभी क्या करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैसें हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा यूजेस पे प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं भाई, क्योटो सम्मेलन के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे भाई। अगला और तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, जलोढ़ मिट्टी से आप क्या समझते हैं, इस मिट्टी में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है। आप सभी को पता है कि जो गंगा यमुना का मैदानी भाग है वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, तो आपका जवाब होगा जलोढ़ मिट्टी। और भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लगभग 40% भाग पर पाई जाती है यही जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और यह मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। और उत्तर भारत के विशाल मैदान में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के बाढ़ के द्वारा जो मिट्टी बहा कर लाई जाती है उसी मिट्टी को हम लोग बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है भाई खादर और दूसरा होता है बांगर। देखिए, खादर किसे बोलते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर बोलते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बांगर के नाम से जानते हैं। सबसे ज्यादा इन दोनों में उपजाऊ कौन सी होगी, सीधी सी बात है जो नया होगा, यानी कि नवीन जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी में निम्न प्रकार की खेती की जा सकती है, जैसे गन्ने की, चावल की, गेहूं, मक्का, दलहन। ये समस्त प्रकार की खेतियां की जा सकती हैं किस कृषि में, तो जलोढ़ मिट्टी में। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और पांचवा प्रश्न कह रहा है मिट्टी निर्माण के कारकों का उल्लेख करिए। आपको मैंने बताया था मिट्टी का निर्माण कैसे होता है ना। जो चट्टानें होती हैं प्यारे बच्चों, उसी के टूटने फूटने की वजह से और ये समस्त कारकों की वजह से क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। और ये लाखों वर्ष लग जाते हैं इसमें, यानी कि मिट्टी का निर्माण बहुत धीमी प्रक्रिया मानी जाती है। जैसे अगर हम लोग बात करें मिट्टी निर्माण के जो कारक हैं, सबसे पहला आता है उच्चावच और धराकृति। उच्चावच का मतलब क्या होता है, ऊंच नीच। उच्चावच का मतलब होता है ऊंच नीच। जैसे अगर हम लोग भारत के मानचित्र की बात करते हैं भाई, अगर ये हमारा भारत का मानचित्र रहा, देखिए अगर ये बेटा भारत का मानचित्र रहा तो सीधी सी बात है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना, ये ऊंच नीच दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा होगा, ये ऊंच नीच। देखिए कैसा तिरछा उर्छा घूम रहा है भाई, ये जो तिरछा है ऊपर है नीचे है प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर देखिए ऐसे सीधा गया है फिर घूमा हुआ है, यही ऊंच नीच ही क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, उच्चावच कहलाता है। यही ऊंच नीच क्या कहलाता है, उच्चावच और धरातल कृति। यानी कि भारत की आकृति हमारी ऐसी है जिसके कारण मिट्टी का निर्माण हुआ है। दूसरा कह रहा है भारत की जलवायु प्यारे बच्चों, जलवायु भी सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। तीसरा है जैव पदार्थ, चौथा है मूल शैल या चट्टान, पांचवा वनस्पति और छठवां है खनिज कण और सातवां है समय, जो कि लाखों वर्ष लग जाते हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वन विनाश के दो मुख्य कारकों का उल्लेख करिए। तो वन का विनाश कैसे हो रहा है, सबसे पहला कारक है उद्योग और ईंधन के लकड़ियों के उपयोग के लिए वृक्षों की अंधाधुंध कटाई वन विनाश का प्रमुख कारण है। दूसरा है भोजन, सुरक्षा और आनंद के लिए वन्य जीवों का शिकार भी वन विनाश का मुख्य कारक है। सीधी सी बात है, जब वन में रहने वाले जीव ही नहीं होंगे तो वन की कटाई अंधाधुंध तरीके से होती रहेगी।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, अगला प्रश्न है पर्णपाती वनों के किन्हीं 4 वृक्षों के नाम लीजिए। बताइए, पर्णपाती वन का मतलब है जिसकी पत्तियां हमेशा निकलती रहती हैं, जिसकी पत्तियां हमेशा पेड़ों से गिरती रहती हैं, उसे हम लोग किस प्रकार के वृक्ष बोलते हैं, पर्णपाती वन बोलते हैं। इसमें आता भाई सागौन आता है, चंदन का वृक्ष आता है और महुआ। ये 3 वृक्ष किस में आते हैं, पर्णपाती वन में आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कोयले के विभिन्न प्रकारों के नाम बताइए। 4 प्रकार के कोयले पाए जाते हैं भारत में, कौन कौन से भाई, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट। सबसे उच्च किस्म का कोयला कौन सा होता है, तो सबसे उच्च किस्म का कोयला हम लोग बोलेंगे एंथ्रेसाइट को, सबसे उच्च किस्म का। और भारत में सर्वाधिक कौन सा कोयला पाया जाता है, तो बिटुमिनस कोयला। भारत में सर्वाधिक कौन सा कोयला पाया जाता है, तो बिटुमिनस। और सबसे घटिया किस्म का या फिर सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है पीट। ठीक है, ये 4 प्रकार के कोयले भारत में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारणों को संक्षेप में लिखिए। ऐसे क्या कारण है कि भारत में जो उत्पादन है कृषि में वो बहुत कम होता है। पहला है कि जनसंख्या का कृषि भूमि पर निरंतर बढ़ता दबाव, यानी कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और ये निर्भर किस पर है, कृषि पर। दूसरा कह रहा है घटना कृषि भूमि क्षेत्र, मतलब कहने का मतलब है कि जो कृषि योग्य भूमि है वो बहुत कम होती जा रही है। तीसरा कारण है भू स्वामित्व प्रणाली, यानी कि प्यारे बच्चों भू स्वामित्व प्रणाली में होता क्या है, आप लोग को पता होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी जो खेती होती है उसको देखा होगा, सुना होगा एक नाम अधिया वगैरह पे, है ना, आधे पे दे देना। मतलब ज़्यादातर लोगों के पास अपने खेत नहीं है, वो किसी अन्य के व्यक्ति के खेती में जाकर पूरा काम वही करते हैं, थोड़ा बहुत उनको मिल जाता है। अगला है मानसूनी वर्षा की अनिश्चितता, कम पूंजी निवेश, आधुनिक कृषि तकनीक, कीटनाशक, रासायनिक खाद, आधुनिक यंत्र का सीमित उपयोग और कृषि में वाणिज्यीकरण का अभाव, खेतों का छोटा आकार, सिंचाई की कमी और कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। ये सभी क्या है भाई, कारक हैं। देखिए, भारत की 2 नगदी और 2 रेशे वाली फसलों के नाम बताइए। 2 नगदी फसल और 2 रेशे वाली फसल। तो नगदी फसल में हम लोग किसे बोलते हैं भाई, नगदी फसल में हम लोग कहते हैं ईख यानी कि गन्ना और चाय पत्ती, और रेशे वाली फसल होता है जूट और कपास। ठीक है, नगदी फसल में क्या होती है, नगदी फसल को हम लोग व्यापारिक फसल भी कहते हैं। ठीक है, गन्ना हो गया, कपास हो गया, और हम लोग बात करेंगे बेटा तो काजू हो गया। ठीक है, ये सभी चीज़ें, तंबाकू हो गया, ये सभी की सभी व्यापारिक और नगदी फसलें कहलाती हैं। और जूट में आ गया भाई, जूट और कपास ये होती हैं कौन सी, रेशे वाली फसल। अगर हम लोग जूट को बोलते हैं तो गोल्डन फाइबर बोलते हैं इसको। ठीक है, और सर्वाधिक जूट होता है पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न, नगदी फसल और रोपड़ फसल में क्या अंतर है। तो देखिए, ऐसे फसल जिसमें फसल के उत्पादन का मुख्य उद्देश्य सिर्फ बेचना होता है, ठीक है, ऐसी फसलें जिसका मुख्य उद्देश्य होता है बेचना और इसको बेचकर हम प्रॉफिट कमाएंगे, उसे हम लोग बोलते हैं नगदी फसल। जैसे तंबाकू, कपास, गन्ना, जूट, ये सभी क्या हैं, नगदी फसल हैं। और रोपड़ फसल किसे कहते हैं, यह कृषि को करने की एक सर्वोत्तम विधि है। इस विधि से कृषि कार्य बड़े पैमाने पर किए जाते हैं। चाय हो गया, रबड़ हो गया, केला हो गया, धान, ये सभी की सभी क्या हैं, रोपड़ फसलें हैं। रोपड़ फसलें प्यारे बच्चों ये ज़्यादा विस्तारित होती हैं, और जब रोपड़ फसल जहाँ पर होती है ना, वहाँ पर वर्ष भर में सिर्फ एक ही प्रकार की कृषि की जाती है। देखा होगा आपने, जहाँ पर चाय उगाया जाता है बेटा, वहाँ पर चाय के बागान ही आपको देखने को मिलते हैं। सर्वाधिक चाय होती कहाँ पर है, तो असम राज्य में। और कॉफ़ी की बात करेगा यानी कि कहवा, तो आप क्या बताओगे, कर्नाटक को। अब भारत में जो कॉफ़ी है प्यारे बच्चों, कॉफ़ी ये किस किस्म की कॉफ़ी लाई गई थी, तो अरेबिका नामक जो कॉफ़ी है ये यमन देश से लाई गई थी। अरेबिका नामक जो कॉफ़ी है ये किस देश से लाई गई थी भाई, यमन देश से लाई गई थी। और बाबा बदून की पहाड़ियों में सबसे पहले इसको उगाए जाने का प्रयास किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अरेबिका और रोबस्टा जो है मेरे बच्चों ये किसकी किस्म है, तो कॉफ़ी की। गहन निर्वाह कृषि क्या है भाई, इसको भी देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गहन निर्वाह कृषि, तो गहन निर्वाह कृषि का एक रूप है। गहन निर्वाह कृषि में कृषक अपने छोटे भूखंड पर साधारण औजारों से अधिक श्रम करके खेती करता है, और इस खेती में अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वरक मृदा वाले खेत में
एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। इसमें चावल मुख्य फसल होती है और अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन भी होती है। गहन निर्वाहक कृषि जो होती है बेटा, इसमें होता क्या है, जनसंख्या का ज़्यादा दबाव होता है और इसमें जो उर्वरक वगैरह होते हैं उसका ज़्यादा प्रयोग करके ज़्यादा उगाने की कोशिश की जाती है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, उद्योगों के स्थानीयकरण से 3 मुख्य कारक बताइए। यानी कि जब कोई भी उद्योग आपके जैसे बिहार में लग जाए, जो उद्योग मुंबई में लगना चाहिए वो बिहार में लगने का क्या कारण होगा? तो कारण ये होगा, मान लीजिए कोई उद्योग बिहार में लगता है तो सबसे पहली बात तो कच्चे माल की प्राप्ति जहां पर होगी वहीं पर उद्योग लगाए जाते हैं। उद्योगों को स्थानीयकरण करने का मतलब होता है कि कच्चे माल की प्राप्ति आसानी से हो सके। मानवीय कारक होता है, मतलब योग्य और कुशल मजदूर भी मिल जाएं। जैसे आपने देखा होगा कि मुंबई वगैरह में ज़्यादातर क्या होता है प्यारे बच्चों, वहाँ पर फैक्ट्री लगाई जाती हैं क्योंकि वहाँ पर योग्य और कुशल कर्मचारी यानी कि मजदूर भी मिल जाते हैं। तीसरा है कि बृहत बाजार, यानी कि जनसंख्या भी क्या होती है भाई, वहाँ की अधिक होती है। जो भी उत्पादन होगा बहुत आराम से उसको बेचा जा सकता है और प्रॉफिट कमाया जा सकता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, लोहा एवं इस्पात उद्योग को बुनियादी उद्योग क्यों कहा जाता है? बुनियादी उद्योग का मतलब है प्यारे बच्चों कि लोहे से ही, आपको पता है कोई भी उद्योग की स्थापना होगी वहां पर मशीनें लगेंगी और वो मशीनें वगैरह बनती किससे हैं, तो लोहे से। इसीलिए लोह उद्योग को क्या कहा जाता है, बुनियादी उद्योग कहा जाता है। किसी भी देश के बहुत सारे उद्योग जैसे भारी, हल्के और मध्यम वर्ग के उद्योग लोहे से बनी मशीनरी पर निर्भर होते हैं। अतः लौह इस्पात को क्या बोलते हैं भाई, बुनियादी उद्योग कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, महान आर्थिक मंदी से आप क्या समझते हैं? और 2019 का प्रश्न है। देखिएगा, 1929 की आर्थिक मंदी को ही महान आर्थिक मंदी कहा जाता है। 1929 के आर्थिक मंदी का बुनियादी कारण स्वयं इस अर्थव्यवस्था के स्वरूप में ही समाहित था। इस आर्थिक मंदी का स्वरूप बहुत ही विस्तृत था। इस मंदी ने पूरे विश्व को अपने चपेट में ले लिया। ठीक है, इस मंदी ने पूरे विश्व को अपने चपेट में लिया। कहने का मतलब बेटा, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध इतना बड़ा युद्ध था ना कि इसमें पूरे विश्व को अपने चपेट में लिया। लगभग कहा जाता है 50 करोड़ लोग बेटा इसमें क्या हुए थे, शामिल हो गए थे, मतलब कहीं ना कहीं से पीड़ित थे। और 90 लाख से अधिक लोगों की इसमें मृत्यु हो चुकी थी। 90 लाख से अधिक लोगों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो धन जन की भी हानि होती है। ऐसे में इस मंदी से बचने का प्रयास किया जाता है अमेरिका में, और अमेरिका के फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ये क्या करते हैं भाई, नई नीति अपनाते हैं। रूजवेल्ट नई नीति लाते हैं, न्यू पॉलिसी लेकर आते हैं। ठीक है, जिसमें किसानों के ऊपर इसमें ज़्यादा बल दिया गया, किसानों और उद्योगों पर, कृषि और उद्योग पर। अगला प्रश्न, रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं? देखिए ये भारत, देखिए अगर हमारा भारत है बेटा, ये भारत है, तो यहाँ एशिया से यूरोप कर होकर जाने वाले मार्ग को हम लोग रेशम मार्ग कहते हैं। रीजन क्या था इसका, क्योंकि इस मार्ग से सर्वाधिक रेशम का आयात और निर्यात किया जाता था। ठीक है, इस मार्ग से सर्वाधिक रेशम का आयात और निर्यात किया जाता था, इसीलिए हम लोग इसे रेशम मार्ग से नाम से जानते हैं। देखिए सिल्क मार्ग, सिल्क मार्ग प्राचीन काल और मध्यकाल में ऐतिहासिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक मार्गों का एक समूह था जिसके माध्यम से एशिया, यूरोप और अफ्रीका जुड़े हुए थे। इस मार्ग के द्वारा व्यापार के अलावा ज्ञान, धर्म, संस्कृति, भाषाएं, भिक्षु, तीर्थयात्री, सैनिक आदि की आवाजाही होती थी। व्यापार की दृष्टि से चीन रेशम, चाय और चीनी मिट्टी के बर्तन भेजता था। भारतीय मसाले, हाथी दांत, कपड़े, काली मिर्च और कीमती पत्थर भेजता था। रोम से सोना, चांदी, शीशे की वस्तुएं, शराब, कालीन और गहने आते थे। लेकिन मुख्यतः चीन देश ने क्या किया था, सर्वाधिक इससे रेशम का आयात और निर्यात ही करता था, इसीलिए इसको हम लोग रेशम मार्ग के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न कह रहा भाई, न्यू डील। अभी मैंने बताया कि 1929 में जो आर्थिक महामंदी आई थी, इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित देश था अमेरिका, और यहाँ के जो राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने महामंदी से उबरने के लिए एक कार्यक्रम चलाया जिसे नई नीति यानी कि न्यू डील कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गई आप सभी को बात बेटा, सभी लोगों को समझ में आ गया। चलो अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, अगला कह रहा है गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो आपको पता है जो बेटा ये ऐसे मजदूर
जिनको अनुबंध कराकर जबरदस्ती काम कराने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार से विदेशों में ले जाया जाता था, उनको बोलते थे हम लोग गिरमिटिया मजदूर। कहने का मतलब लिखना कैसे है, अनुबंधित मजदूरों को हम लोग गिरमिटिया कहते थे। सर्वाधिक ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लाए जाते थे, दूसरे नंबर पे आता है बिहार। देखिए, औपनिवेशिक देशों से लोगों को निश्चित अवधि के लिए एक अनुबंध के तहत यूरोपीय देश अपने यहाँ फिर अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में ले जाते थे। इन मजदूरों की मजदूरी बहुत कम होती थी, इन्हें मुख्यतः कृषि कार्य में लगाया जाता था। इस तरीके के मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। अगला प्रश्न, आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? 2016 और 2019 में पूछा गया प्रश्न है आधारभूत संरचना। यानी कि प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि अगर आधारभूत संरचनाओं की बात करते हैं तो एक होता है आर्थिक और एक होता है गैर आर्थिक। पहली श्रेणी यानी कि आर्थिक में वित्त आता है, ऊर्जा आता है, यातायात आता है और संचार आता है। और जबकि गैर आर्थिक में शिक्षा, नागरिक सेवाएं, स्वास्थ्य आदि की गणना होती है। आर्थिक विकास से आधारभूत संरचना का गहरा और प्रत्यक्ष संबंध होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई? अगला प्रश्न कह रहा है सहकारिता से आप क्या समझते हैं? अर्थशास्त्र की दृष्टि से सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक मिलकर आर्थिक हितों की पूर्ति करते हैं, जैसे समूह वगैरह चलाए जाते हैं। समूह किसका उदाहरण है भाई? सहकारिता का। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कोर बैंकिंग प्रणाली से आपका क्या अभिप्राय है? कोर बैंकिंग प्रणाली किसे कहा जाता है? ठीक है, जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना विलंब के बैंक के माध्यम से पैसे का लेन देन करता है तो इस प्रणाली को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? कोर बैंकिंग प्रणाली भी कहते हैं। किस प्रकार की बैंकिंग प्रणाली कहते हैं? कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। आधारभूत संरचना किसे कहते हैं भाई? तो आधारभूत संरचना मैंने अभी आप सभी को बताया बेटा, इसे ही बोलते हैं आधारभूत संरचना। अगला कह रहा है भाई शस्य गहनता को प्रभावित करने वाले दो कारक, पहला है सिंचाई और दूसरा है उर्वरक। तो ये आप सभी के लिए प्यारे बच्चों मैंने बहुत छोटे से प्रश्न लेकर आया था, बहुत कम थे, माना कि 20 प्रश्न ही हुए। ये 20 प्रश्न आप सभी को आपकी कॉपी पे लिखा होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न हो जाते हैं आप लोगों को लिखने में भी दिक्कत होती है। और आप लोगों का त्यौहार है तो आप लोग कहोगे गुरुजी इतने सारे प्रश्न हो गए, त्यौहार भी मनाना है। ठीक है, तो कुल मिला के जाओ बेटा, त्यौहार को एंजॉय करो लेकिन पढ़ाई के साथ में, क्योंकि आप लोग हो टॉपर और टॉपर बनना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आज की क्लास को पूरा देखने के लिए। आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी, और अगली क्लास में आप सब्जेक्टिव प्रश्न चाहते हो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न चाहते हो, या कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो, इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों।